हेलो स्टूडेंट्स, अब आपके विविध प्रश्नमाला की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट। इस विविध प्रश्नमाला में क्या पढ़ेंगे तो टॉपिक का नाम है फलनों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड व्युत्क्रमणीय फलन। ये बड़ा अजीब नाम है, व्युत्क्रमणीय। आपने खुद सुना होगा, हिंदी का वर्ड है। अपोजिट फंक्शन, अपोजिट कैसे होते हैं? व्युत्क्रमण, जिसका प्रतिलोम फलन निकल सके, ऐसे फलन व्युत्क्रमणीय फलन कहलाते हैं। जैसे आपके मैथमेटिक्स में नाम आएगा इसका इनवर्स फंक्शन, अपन इंग्लिश में अपोजिट या इनवर्स फंक्शन। तो कौन से होते हैं, क्या सिस्टम है, देखें जरा एक बार। पहले फलनों का संयोजन, मतलब दो फलन को आपस में जोड़ना हो एक साथ, तो कैसे लिखेंगे, क्या सिस्टम है। तो मान लो कोई एक फलन है भैया एफ ए से बी की तरफ परिभाषित है, तो आप कैसे बनाओगे इसको? इधर ए है, इधर बी है, और यहां ए में कोई एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, और इधर कोई बी में एलिमेंट्स लिख लेते हैं ए बी सी डी ई, ऐसे लिख लेते हैं। और इनका आपस में कनेक्शन है कुछ, इसका मान लो इससे है, इसका मान लो इस ई के साथ है, इसका मान लो इसके साथ कनेक्शन है, इसका मान लो इसके साथ कनेक्शन है, और इसका मान लो इसके साथ कनेक्शन। आप देख रहे होंगे मैंने इतने अवयव बनाए जितना इनके साथ कनेक्शन हो सके। इसके पीछे भी कारण है, ठीक है, अभी अपन उस मुद्दे पे आएंगे। एक फलन है आपका जी, जो बी टू सी में परिभाषित है, बी से सी में। तो यहां पर एक अपन सी और बना देते हैं। ये बी है, ये सी है। अब सी में भी कुछ अलग प्रकार के अवयव है, मान लो कुछ ही हो सकते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, या मान लो माइनस है। मतलब अपन ये नहीं कह सकते, देखो तीनों जगह सेम भी हो सकते हैं, ध्यान रखना, और तीनों जगह अलग अलग भी हो सकते हैं क्योंकि ए बी सी तीन समुच्चय हैं, तो तीनों समुच्चय अलग अलग भी हो सकते हैं, या फिर ए से ए में कनेक्शन हो सकता है, फिर वापस ए का ए से कनेक्शन हो सकता है, ऐसे भी कहा जा सकता है। तो यहां से ए से बी में जो फलन है वो तो एफ है, और बी से सी में जो फलन परिभाषित है वो जी है। बात समझ में आ रही है? अब मान लो इनके कनेक्शन है भैया, ए का कनेक्शन 3 के साथ कर रखा है, बी का कनेक्शन -5 के साथ में कर रखा है, सी का कनेक्शन -1 के साथ में कर रखा है, और ई का कनेक्शन 4 के साथ में है, और डी का कनेक्शन -3 के साथ में। इनके आपस में रिलेशन ऐसे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ ए से बी में जो रिलेशन है फंक्शन वो ऐसे है, और बी से सी में इस प्रकार परिभाषित है। तो संयोजन, यदि कोई डायरेक्ट हमें बोले भैया यहाँ से एफ से सी तक बताओ, ये फलन कौन सा, एफ से सी तक का फलन, तो आप स्टार्ट कैसे करोगे और क्या इसका सिस्टम है? इसी को ही कहते हैं GOF फंक्शन। अब आप बोलोगे सर एफ की तरफ से जी जा रहा है, तो ये तो एफ को जी होना चाहिए था ना? नहीं सॉरी, पहले एक बार बताओ, यहाँ जी की तरफ जो सी परिभाषित है, मैं चाहता हूं ए से सी में कनेक्शन कैसा है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ए से सी में कनेक्शन कैसा है। तो ए से सी का जो कनेक्शन है, हम यहाँ पहले बी से सी वाला कनेक्शन ये देखेंगे, ये क्या है, फिर जो कनेक्शन आएगा फिर ए से देखेंगे, तो ए से सी में कनेक्शन मिल जाएगा। तो पहले यहाँ से चेक करते हुए लेते हुए, तो इसी को कहते हैं बाद वाले फंक्शन की तरफ GOF। इसको लिखा कैसा जाता है, इसको क्या तरीका है लिखने का, इसको लिखेंगे GFX। बात समझ में कम बैठी हुई है, चिंता मत करो, देखो GFX, FX का लिख दिया तो FX रहेगा। ये कैसे है, क्या मतलब है इसका? और यदि हमें, मैंने एरो यहां पर लगाया है और यहां से यहां पूछा जाता तो भैया C to A का कनेक्शन बताओ, क्या C से A में फलन परिभाषित है, तो क्या स्थिति है? तो यहां जो बनेगा वो बनेगा FOG फंक्शन, और जिसको लिखेंगे FGX। बोलो इतनी सी बात को समझ बैठ रही है?
बाकी उदाहरण से समझ में आएंगे, तो रुक जाओ। अब यदि किसी ने पूछा भैया सी से ए में कनेक्शन बताओ डायरेक्ट क्या है, तो फिर एफ ओ जी, हम जी से ए की तरफ जा रहे हैं लेकिन लिखेंगे एफ ओ जी। जब एफ से जी की तरफ जा रहे हैं तो लिखेंगे जी ओ एफ। बात कितना कुछ क्लियर हो रहा है। इसी को कहते हैं फलनों का संयोजन। हमने दो फलन जोड़ दिए, दो फलन थे और ये बन गया संयोजन। कौन सा? एक तो एफ ओ जी और जी ओ एफ, ये ही क्या है? फलनों के संयोजन है। एफ ओ जी को एफ जी एक्स कहते हैं, ऐसे लिखते हैं, और जी ओ एफ को जी एफ एक्स कहते हैं, ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब तो ये तो हुआ फलनों का संयोजन। अब व्युत्क्रमणीय फलन इसके बाद में अपन समझेंगे, पहले इसके बारे में समझते हैं कि वैल्यू कैसे आती है, क्या सिस्टम है। एक बार उदाहरण को देख लेते हैं, कुछ कैसा फलनों का संयोजन आपके दे रखा है इसमें। जैसे एफ कुछ एक दिया हुआ है 2 3 4 5, एफ फंक्शन जो दे रखा है, एफ 2 3 4 5 ऐसे यहां से, और इधर की तरफ परिभाषित है 3 4 5 9, और यहां से परिभाषित है 3 4 5 और 9, इधर की तरफ परिभाषित है ये, ऐसा बोला एफ। और जो जी है, जी को बोला गया है 3 4 5 9 से, ये परिभाषित किधर की तरफ है? जी 3 4 7 11 15, ये परिभाषित है 7 11 और 15, इधर की तरफ परिभाषित है 7 11 15, तो फलन ऐसे होते हैं। क्या है इसमें, कैसे क्या चीज निकलवानी है? एग्जांपल नंबर आपका 15वां है, मैं यहीं पे बता रहा हूँ सारी चीजें, तो आपको ये चीज समझ में आएगी। गॉफ फॉग क्या चीज बनी है, तो इसमें कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, तो जीओ एफ ज्ञात कीजिए, कुछ कनेक्शन भी दे रखे हैं। क्या आप एक बार ये मिटाएंगे? उतारो, मैं इसको मिटाता हूं, एक बार इसको लिख के बताऊंगा जब ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, है ना। ये आप एक बार उतारो। हाँ, अब देखें, ये जो 15वां एग्जाम्पल है 2 3 4 5, मैंने इसमें लिख दिया इधर। अब इसको ऐसे नाम नहीं दिया, मान लो ए होता, ए, ये कोई बी है और ये कोई सी है, तो इससे जो एफ है इसमें ए से बी दे रखा है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ दे रखा है 2 3 4 5 का, 3 4 5 के साथ, 5 9 के साथ कनेक्शन कैसे है? F2 बराबर तो 3 है, मतलब इस 2 का तो कनेक्शन है 3 से, और बताया गया है कि F3 बराबर 4 है, इस 3 का 4 के साथ में कनेक्शन है। फिर बोला है 4 का 5 के साथ में है भाई, 4 का 5 के साथ में कनेक्शन है, और 5 का भी 5 के साथ में, 4 5 और 4 दोनों को 5 के साथ में ही जोड़ा गया है। फिर जी की तरफ आते हैं, जी वाला बोला जी 3 और 4 दोनों को 7 3 का भी कनेक्शन 7 के साथ है, 4 का भी कनेक्शन 7 के साथ, ऐसा बोला, ठीक है। तथा 5 का और 9 का 11 के साथ है, तथा 5 का और 9 का 11 के साथ ऐसे कनेक्शन दिए। पहले जो कनेक्शन दे रखे हैं आपको वो है, अब तो GOF ज्ञात कीजिए। इसमें ऐसा बोला है GOF ज्ञात कीजिए। ठीक है, GOF ज्ञात। अब GOF में कैसे क्या करते हैं ये समझो। मैंने बताया GOF क्या चीज है, GOF मतलब G of fx, O for f, G of fx, मतलब fx का समाधान देखना पड़ेगा। तो fx मान लो यहां 2 की बात करें, f2
वैल्यू कितनी है आपके हिसाब से? F2 की वैल्यू 3 है, ऐसा दिया गया। F3 की वैल्यू कितनी है? F3 की वैल्यू 4 है सर। F4 की वैल्यू कितनी है? F4 की वैल्यू 5 है। और F5 की वैल्यू कितनी है? F5 की वैल्यू भी 5 ही है। दोनों बराबर दे रखे है ना, 9 के साथ का कनेक्शन नहीं दे रखा, ठीक है, ये दे दिया। और ऐसा भी दे रखा था G3, G3 का मान 7 है और G4 का मान भी 7 है, G5 का मान 11 है और G9 का मान भी 11 दिया गया था, वो कनेक्शन बताया है। अब यह हमें GOF याद करना है, तो FX में कौन कौन से 2 3 4 5 रखो, तो GF2 F2 का मान जरा देखो 3, 2 का कनेक्शन किसके साथ में है? 3 के साथ में, तो यह 3 लिखा जाएगा। तो 3 का कनेक्शन किसके साथ में है? 7 के साथ में, तो G3 की वैल्यू 7 है, वैसे ये आंसर 7 आया, ऐसे निकाल लिया। तो ये तो 2 हुआ। अब आपने 2 थोड़ी ना पूछा, GOF पूछा, तो F के जितने भी एलिमेंट है सबका मीनिंग निकाल सकते हैं ऐसे। तो इसी प्रकार अब आप दूसरे भी निकाल लेते हैं, GOF, जहां G of Fx 3 निकालें, GFX 3, x की जगह 3 रखें, तो F3 की वैल्यू 4 है भी, तो ये तो G4 आ गया। अब G4 का मान, 4 का कनेक्शन किसके साथ में? 7 के साथ में, तो भैया इस हिसाब से तो GF3 और ये GF2 दोनों बराबर हैं, 2 और 3 का मान बराबर आ रहा है, जबकि यहां तो देखो 2 का 3 है, 3 का 4 है, लेकिन आगे जाके ये दोनों की वैल्यू सेम आ रही, तो GOF दोनों का सेम आ रहा। 4 और 5 निकाल के देखें ऐसे तो 4 और 5 का यहाँ तो 5 ही है और 5 का कनेक्शन 11 है दोनों को, तो दोनों का मान 11 आएगा। तो देखो GOF हम निकाल रहे हैं GFX मतलब 4, तो G4 की वैल्यू क्या आएगी? 5, और G5 का कनेक्शन किसके साथ में? 11, तो इसकी वैल्यू 11 आएगी। अब 5 का मान निकालें तो ऐसे ही, तो GF5 की वैल्यू भी 5 ही है इसमें, तो G5, और G5 का कनेक्शन किसके साथ में है? 11 है, तो इसके साथ में ये भी 11 होगा। बस ऐसे GOF या FOG निकालने के लिए बोला जाएगा, तो ऐसे होगा। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 15। बोलो बात समझ आई? बहुत ही सिंपल चीज कि जब भी हम इधर से यहाँ निकालेंगे तो इसको GOF कनेक्शन बोला जाएगा। F के एलिमेंट्स जो भी हैं, 2 का कनेक्शन यहाँ किसके साथ है? 3 का, और इस 3 का कनेक्शन किसके साथ है? 7 का, तो 2 का डायरेक्ट एक तरीके से कनेक्शन किसके साथ होगा? 7 के साथ। बस यही, इसी को कहते हैं कंपोजिशन, अर्थात फलनों का संयुक्त। ठीक है, बात समझ आ रही? होता है। ये 16वां एग्जाम्पल देखें। यदि f R2R मतलब एक फंक्शन है जो सभी रियल नंबर से रियल नंबर तक ही परिभाषित है, इसी प्रकार को G एक फंक्शन है जो रियल नंबर से लेके रियल नंबर तक ही परिभाषित है, जहां ये f और g जो फंक्शन है क्या है? fx तो है cos x और gx है 3x² द्वारा परिभाषित है। तो GOF और FOG ज्ञात कीजिए। तो GOF और FOG ज्ञात करवा रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि GOF नॉट इक्वल टू FOG, मतलब बराबर नहीं है, ऐसा सिद्ध भी करना है। तो आंसर तो उसने खुद दे दिया कि दोनों बराबर नहीं। सिद्ध करने के लिए बोल दे जब भी कोई चीज, समझ लो कि ऐसा है नहीं, तो वो सिद्ध करवा रहा है, तो इसका मतलब बराबर तो नहीं आएंगे। तो लेकिन हमें तो GOF और FOG निकालने हैं, तो निकालते हैं।
देखो तो GOF कैसे निकालेंगे साहब? GOF इसका मीनिंग होता है GFX और ये बड़ा कोष्ठक। अब चूंकि FX बराबर क्या दे रखा है? FX cos x है, तो यहाँ ब्रैकेट में G cos x ऐसे लिख देंगे। बोलो बात समझो। एरो लगा लगा के पूरा मैं इसको लिख रहा हूँ, समझो। G cos x, हाँ हमें पता है Gx 3x² है, तो G cos x, यहाँ x की जगह कौन बैठा है? cos x। यहाँ Gx फलन होता है, x की जगह बैठा कौन है? cos x। तो यहाँ पे Gx बराबर क्या है? 3x²। तो x की जगह cos x बैठा है, तो जहां जहां x है वहां cos लिख देंगे, तो 3 cos x का स्क्वायर। तो cos x का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर x होता है। तो GOF का तो मान आया 3 cos स्क्वायर x। बोलो बात समझ आई? चलो देखते हैं FOG, एक बार इसको देख लो। FOG का मतलब होता है फंक्शन ऑफ GX, F इधर और G फंक्शन ऑफ GX। चलो तो इसका मतलब है ये F के अंदर है GX फलन क्या है? 3x²। इसके अंदर लिख दो ये 3x²। FX पूछा है, FX क्या है? नहीं GX क्या है? 3x²। तो यहाँ GX वाली जगह मैंने क्या लिखा है? 3x²। बताओ यहां तक कोई संदेह? नथिंग। अब x की जगह 3x² बैठा है और fx है क्या? cos x। तो इसका मतलब जहां जहां x होगा वहां 3x² लिख देंगे, तो cos 3x²। जो cos x लिखना था वो मैंने लिख दिया cos 3x²। अब ध्यान रखना ऐसे नहीं इस 3 को उठा के बाहर लिख दें, क्योंकि 3x² पूरा का पूरा एक थीटा है, एंगल है, तो एंगल कभी ऐसे बाहर नहीं आता। समझना इस बात, ठीक है? ऐसे नहीं हो सकता कभी भी कि cos 2π लिख रहा है और आप क्या करोगे? 2 को उठा के आगे बोलो cos π। ऐसे नहीं होता, ठीक है? वो क्या पता किस दुगना हो रहा है इस कोण का, आप ऐसे डबल करोगे, ठीक है? तो उसकी वैल्यू कुछ और आएगी, पाई की वैल्यू कुछ और आएगी, अलग। हाँ cos के मामले में हो सकता है सेव आ जाए, मैं अदरवाइज कुछ दूसरा एंगल ले लेता तो वह गड़बड़, ठीक है? तो ऐसे इसलिए 3 को बाहर नहीं लिख सकते, तो ये वैल्यू तो कुछ और आ रही है और ये वैल्यू कुछ और ही आ रही है। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब GOF इज नॉट इक्वल टू FOG। ये तो भैया दोनों बराबर नहीं है, यही सिद्ध करना था हमें, इति सिद्धम। बोलो बात समझ आई? सिंपल सा मैटर है। FOG, F इधर आ रहा है, F और G फंक्शन, GX लिख देंगे। यदि GOF आ रहा है तो G इधर और F फंक्शन FX लिख देंगे। जो FX का मान होगा वो यहाँ लिख देंगे और फिर जो GX का जो मान होगा फिर उसमें इस X की वैल्यू टिका देंगे। सेम यही प्रोसीजर यहाँ वैल्यू कर दें और इस पर इसी प्रकार के सवाल। यही FOG और FOG में आप 2-1 सवाल ही दे रखें, ज्यादा अंदर आपके विविध प्रश्नमाला में इनसे संबंधित सवाल भी नहीं दे रखे, ठीक है? लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में है तो आपको पढ़ना चाहिए। पहले तो बहुत बड़ा था ये और बहुत सारे इसमें से सवाल थे, अब सारे कुछ हटा दिए एनसीईआरटी में से, तो उतना है नहीं। और मैं आपको केवल और केवल एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी की बुक करा रहा हूँ। मेरा इससे बाहर पढ़ाने का जीए या अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम एनडीए का अभी नहीं। फिलहाल मैं ओनली आपको जेई के लिए इसके एनसीईआरटी लेवल के ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है? बाकी ये तो बहुत बड़ा है, रिलेशन फंक्शन हम जेई के हिसाब से एनडीए के हिसाब से पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा है, इतनी सी देर में खत्म ही नहीं होगा, है ना? ठीक, अब देखो ये फलनों का संयोजन पे अपने 2 उदाहरण दिए, उसका समझा फलनों का संयोजन कैसे होता है, एक से कोई दूसरे फलन कैसे जुड़ता है। अब जरा व्युत्क्रमणीय फलन क्या होते हैं? ऐसे फलन जिनका व्युत्क्रम संभव हो, जिनका इनवर्स निकाला जा सके, ऐसे फलनों को ही व्युत्क्रमणीय फलन कहा जाता है। तो ऐसे कौन से होंगे जरा एक बार यहाँ देखते हैं। तो मैं आपको कुछ उदाहरण बना के बताऊं इस टाइप।
लाइट गई, चलो कोई बात नहीं, आपको दिखाई दे रहा होगा बीच वीडियो में लाइट चली गई है। 1 2 3 और इधर देखें ए बी ऐसे लिखा हुआ है, और हमारा यहाँ 1 का ए से है, 2 का भी ए से कनेक्शन है और 3 का बी से कनेक्शन है। ये कोई फंक्शन है, तो ये कैसा फंक्शन है आपको पता है? ये एकाकी तो नहीं है, बहुएकी फंक्शन है, और आच्छादक जरूर है, कोई खाली बचा हुआ नहीं है, ठीक है। और ये फलन ए से बी में परिभाषित है कोई एफ। अब किसी ने पूछा भैया बताओ क्या इसका व्युत्क्रमणीय फलन संभव है, क्या हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं? तो इनवर्स का क्या तरीका, यदि इसी को बी से ए में फलन बनाया जाए, बी से जब ए में बनाएंगे इसी को ही फंक्शन एफ इनवर्स कहते हैं। और इनवर्स, इसको एफ इनवर्स न कह के यहां पे आपको नाम कभी कभी जी भी दिया जा सकता है, दूसरा फलन जी, या तो इसको एफ इनवर्स या फिर इसको एक अलग फंक्शन का नाम दे दिया जी। तो ये बी से ए की तरफ, तो जरा देखें अपन इसको एफ के बी इधर लिख लेते हैं, और ये ए और बी हो गए, ए इधर लिख लेते हैं और इधर 1 2 3 हो जाएगा। ए का कनेक्शन किसके साथ था? 2, 1 और 1 के और 2 के साथ, और बी का कनेक्शन 3 के साथ। जब 1 और 2 का कनेक्शन 1 के साथ है तो मैं इधर से देखूंगा इस साइड से, तो इधर से तो ए का कनेक्शन इन 2 के साथ आ रहा है और बी का कनेक्शन 3 के साथ आ रहा है, बात समझ आ रही? तो मैंने इनको ऐसे ही इस प्रकार से बना दिया। हम ये चेक कर रहे हैं क्या इस फलन का व्युत्क्रम संभव है। तो देखें क्या ये फलन है। तो फलन की जो डेफिनेशन क्या कहती है कि प्रांत के प्रत्येक अवयव, डोमेन, जो डोमेन है, जो हमारी प्रांत है, इसके प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए सर। तो यहां देख रहे हैं हम ए के 2 प्रतिबिंब नजर आ रहे हैं, ए का एक प्रतिबिंब तो 1 है और दूसरा प्रतिबिंब 2 है, अर्थात ये फलन ही नहीं है। जब फलन ही नहीं होगा तो व्युत्क्रम फलन की तो बात ही नहीं करेंगे। तो मुझे क्या लगा यहां तो ये फलन था, आप देखो, लेकिन जैसे इससे हमने व्युत्क्रम बनाया ये फलन नहीं है। तो एक बात पता चल गई भैया कोई बहुएकी फलन होगा। यदि कोई बहुएकी फलन है तो उसका तो व्युत्क्रम संभव नहीं होगा भाई किसी भी कीमत पर। तो फिर दूसरा बना के देखते हैं। एक ए है इधर और यहाँ 1 2 3 4 ऐसा लिखा हुआ, यहाँ बी है और यहाँ 6 7 8 9 10 ऐसा लिखा हुआ है। और इनके जो कनेक्शन है, एक का 8 से, 3 का 6 से, 2 का 10 से और 4 का 9 से, ऐसे कनेक्शन बना दी हमने, है ना। अब हम देखते हैं ये ए से बी में कोई एक फलन बना हुआ है, फंक्शन ए से बी में है, और पूछा जाए, कोई कहे भैया आप बताओ क्या बी से ए में क्या इसका इनवर्स फंक्शन अवेलेबल है या नहीं है? तो मैं यहां पे क्रॉस लगा रहा हूं, इसका इनवर्स फंक्शन संभव नहीं है क्योंकि ये फलन नहीं। इसका देखो जरा भाई क्या इसका इनवर्स है। तो मैं वापस से इसको बी इधर बनाऊं, ए इधर बताऊं, अब आपको समझ आ गई चीज। जरा देखें 6 का कनेक्शन 3 के साथ है, 7 का कोई कनेक्शन नहीं है, 7 खाली रह गया उधर। आप देख रहे हो जब बी को मैं इधर लाऊंगा तो 6 का तो कनेक्शन है, 8 का भी है, 9 का भी है, 10 का भी है, लेकिन 7 खाली रह गया। और फलन की डेफिनेशन ये कह रही है कि भैया प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब चाहिए, ये 7 का तो कोई प्रतिबिंब दिख ही नहीं रहा इधर। इसका मतलब ये हुआ ये भी फलन नहीं हो पाएगा जब इनवर्स निकालेंगे। अभी तो फलन है, हम केवल ए से बी में चल रहे हैं, तब तो ये फलन है, ऑलरेडी फंक्शन है, फंक्शन वर्क कर रहा है। लेकिन किसी ने भैया इसका इनवर्स निकालने के लिए बोल दिया, तो अब बी को तो प्रांत बनाना पड़ेगा, मुझे डोमेन बनाना पड़ेगा, तो फिर डोमेन में से एक अवयव खाली रह जाएगा। तो इससे क्या सीख मिली हमें, क्या कुछ सीखा? यहां सीखा हमने कि यदि कोई फलन एकाकी नहीं है तो उसका भी इनवर्स संभव नहीं है, और यदि कोई फलन आच्छादक नहीं है, ये आच्छादक है क्या? आच्छादक नहीं है क्योंकि इसमें एक बचा हुआ है, ये ऑन-टू फंक्शन नहीं है। तो ऑन-टू फंक्शन नहीं है, इसका मतलब यदि ऑन-टू होता फंक्शन,
ये 7 होता ही नहीं इसमें, और ये 1 to फंक्शन होता तब तो इसका फलन इनवर्स बन जाता, बिल्कुल बन जाता। फिर तो 6 का 3 से, 8 का 1 से, 2 का 4 से, 10 का 2 से, सबके साथ कनेक्शन है। तो एक बात क्लियर हुई, किसी भी फलन का व्युत्क्रमणीय फलन होने के लिए उस फलन को एक एकी और आच्छादक होना चाहिए, तब जाके उसका व्युत्क्रम संभव हो पाएगा। बात समझ में आई? बस ये नोट अपन अभी लिखते हैं। तो व्युत्क्रमणीय फलन कौन से होते हैं? वे फलन ही व्युत्क्रमणीय फलन होंगे जो कि एकेकी एवं आच्छादी फलन होंगे। आच्छादी फलन वे फलन ही व्युत्क्रमणीय फलन होंगे जिनके जो एकेकी और आच्छादी फलन है। मतलब एकेकी आच्छादी उन्हीं का व्युत्क्रम निकाला जा सकता है, अन्यथा किसी का व्युत्क्रम नहीं निकाला जा सकता। तो आपको एक पता चल कि व्युत्क्रमणीय फलन कौन से होते हैं, और जो उनका व्युत्क्रम प्राप्त होता है उसी को कहते हैं हम प्रतिलोम फलन, अर्थात इनवर्स फंक्शन। और व्युत्क्रम फलन प्रतिलोम फलन कहते हैं। प्रतिलोम, कभी ऐसे पूछेगा प्रतिलोम फलन निकालो साहब इसका, तो पहले तो व्युत्क्रमणीय है कि नहीं, एकाकी आच्छादी है, जरा तो व्युत्क्रमणीय है। अब जो व्युत्क्रमणीय है तो फिर उसका व्युत्क्रम जो निकालेंगे वो क्या कहलाएगा? प्रतिलोम फलन। जैसे मैं आपको समझा दूं, अभी अभी मैंने आपको बताया कि 1 2 3 ऐसे करके एक है, और इधर है ए बी सी, ए से 3। अब देखो एक या कनेक्शन है, इसका इससे कनेक्शन है, इसका इसके साथ कनेक्शन है, ये इससे बी में है, और ये एक की आच्छादी फलन है। तो अब किसी ने बोला भी ये एफ फंक्शन है, तो इसका एफ इनवर्स निकालो। एफ इनवर्स मतलब B2 ए की तरफ। तो जैसे B2 ए की तरफ अपन बनाएंगे तो ये ए बी सी यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3, और इनकी जो कनेक्शन है, ए का 2 के साथ कनेक्शन था, बी का 1 के साथ कनेक्शन था, और सी का इसके साथ कनेक्शन है। तो जो ये B2A और इसी को F इनवर्स फंक्शन कहते हैं, और इसी को कहेंगे प्रतिलोम फलन। बोलो बात आपके समझ बैठी है? इन्हीं को बस ये ही 2 चीज थी, फलनों का संयोजन एवं व्युत्क्रमणीय फलन। अब व्युत्क्रमणीय फलन ज्ञात करने का प्रॉपर वे, मैथमेटिकल वे दे रखा है इसका कि कैसे पता चलेगा कोई फलन व्युत्क्रमणीय है या नहीं। तो हमने परिभाषा जो लिखी है वो ही फलन व्युत्क्रमणीय होंगे जो एक की आच्छादी है। एक तो तरीका ये है, यदि हम किसी फलन को एक की और आच्छादक सिद्ध कर दें, हम पता लगा लेंगे एक की आच्छादक है तो वो पक्का व्युत्क्रमणीय होगा, इसमें कोई दौराई नहीं है। लेकिन आपके बुक में जो तरीका जो दे रखा है, बताया भी फलनों का संयोजन, इस विधि से तय करना है कि व्युत्क्रमणीय है कि नहीं। तो कैसे देखो, यदि ए से बी में कोई फलन है एफ, और बी से ए की तरफ कोई फलन है, इसको नाम दे दिया जी, जिसको एफ इनवर्स कह रहे हैं। यदि इसको बी से ए में कोई फलन है जी, और ये क्या है एफ ओ जी, जैसे इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे जी ओ एफ, और ये x के बराबर आ जाए, क्योंकि ये तो x होते हैं यहाँ, ये y, इसका मान यदि x के बराबर आ जाए तो समझो ये व्युत्क्रमणीय है। और यदि FOG निकालें तो इसका उल्टा FOG, और वो y के बराबर आ जाए, वो इधर वाले अवयवों की तरफ आ जाए, तो समझो कि वो कैसा होगा, व्युत्क्रमणीय फलन। बस ये चीज और आपको याद रखनी है
व्युत्क्रमणीय फलन होने की शर्त, व्युत्क्रमणीय फलनों की शर्त है, ये कंडीशन होनी चाहिए, तभी कोई फलन व्युत्क्रमणीय फलन हो। ये 17वां एग्जाम्पल देखें, इसमें क्या दिया गया है, आपके व्युत्क्रमणीय फलनों के बारे में ही एक एग्जाम्पल है ये, कि व्युत्क्रमणीय फलन ज्ञात कीजिए। इसमें दे रखा है कोई फंक्शन है n से y की तरफ एक फंक्शन परिभाषित है m n to y, n फॉर ए नेचुरल नंबर है, और जहां f(x) बराबर 4x प्लस 3, जहां f(x) बराबर क्या दे रखा है 4x प्लस 3, ये दिया हुआ, ठीक है। जहां y बराबर y बिलोंग्स टू n, और y जो दिया हुआ है y बराबर y बिलोंग्स टू n, y भी नेचुरल नंबर में से लेने, कहीं अलग से नहीं लेने, और y बराबर 4x प्लस 3, और y बराबर दे रखा है 4x प्लस 3, y बराबर है 4x प्लस 3, ठीक है। और x भी बिलोंग्स टू n, x कहां से लेना है n से, ये दिया हुआ है। तो सिद्ध कीजिए कि f एक व्युत्क्रमणीय फलन है, और यदि कोई है तो इसका प्रतिलोम फलन भी निकालिए, ठीक है। ये हमें एक चीज चेक करना, तो कैसे निकलेगा, क्या सिस्टम है, जरा देखिए। प्रतिलोम फलन मैंने बताया था, समझो आप इसको, ये यहां से कोई f परिभाषित है और यहां से कोई g परिभाषित है। मैंने बताया ये f जो होता है ये f इनवर्स होता है। यदि मैं gx ये फलन निकाल लूं, gx मुझे पता चल जाए ये प्रतिलोम हो जाएगा, लेकिन ये कब हो पाएगा, जब मैंने बताया यहां से f और इधर से g, अर्थात GOF। फिर से ध्यान, कंफ्यूज मत हो जाना, हम इधर से तो यहाँ f जा रहे हैं, फिर यहाँ से जा रहे हैं तो f हो g आएगा, नहीं, पहले मैंने बता दिया था आपको, जब f से a से b में, b से c में, तो जो a से c में होता है फलन वो FOG नहीं होता, GOF होता है, ठीक है। तो यहाँ c की जगह क्या सिस्टम, a to b और b to वापस रिवर्स a की तरफ हो रहा है, तो ये GOF जो है वो x आना चाहिए, x के एलिमेंट्स आने चाहिए, x आ जाना चाहिए आइडेंटिटी। इसका मतलब आइडेंटिटी ऑफ x मान लो, इसको x का यूं ना समझे, आइडेंटिटी ऑफ x मतलब x वाले जो वैल्यू है, x तो इधर है, y इधर है, इसकी आइडेंटिटी आनी चाहिए, तब तो ये सही है। और FOG निकालूं मैं ऐसे ही, और वो आइडेंटिटी ऑफ y, ये y की तरफ आना चाहिए, y वाले अवयव आने चाहिए, तो वो सारी चीजें, तो इसका मतलब तब ही जाके ओके क्या बनेगा आपका प्रतिलोम फलन। तो कैसे निकालेंगे, क्या सिस्टम है, GOF। GOF निकालने के लिए हमें fx तो पता है, gx भी तो पता चलना चाहिए। जब तक gx नहीं पता चलेगा तब तक कैसे बैठेंगे, तो gx कैसे पता चलेगा, y बराबर 4x प्लस 3, fx तो मान पता है, तो यहाँ gx भी निकालें, तो y बराबर 4x प्लस 3, तो इसमें x की वैल्यू निकालनी है बस, तो 4x बराबर क्या होगा y माइनस 3, तो y माइनस 3, तो x बराबर y माइनस 3/4, तो ये x जो है यही बना आपका x बराबर y के रूप में जो फलन है वो ही हमारा gx, ये x के रूप में फलन है, ये fx है, ये y के रूप में फलन है, ये gx है। क्यों, क्योंकि देखो जरा gx क्यों है, y से तो इधर जा रहे हैं, fx आप समझना, इधर ये fx क्यों लिखते हैं भाई इसको, क्योंकि ये x से y की तरफ परिभाषित है, इसलिए इसको fx लिखा जाता है। तो फिर इसको gx क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि x की तरफ से परिभाषित नहीं है, ये तो y की तरफ से परिभाषित है, तो gx तो लिख रहे हैं, लेकिन ये फलन जो आएगा वो कैसा आएगा, y के रूप में, क्योंकि यहाँ अंदर y लिखा हुआ होना चाहिए। क्यों, क्योंकि y से x की तरफ परिभाषित,
बोलो बात कुछ पल्ले पड़ रही। ठीक, तो अब अपन देखते हैं, मैंने बताया एफ ओ जी और जी ओ एफ निकालना। तो जो ये जी एक्स है यही दरअसल व्युत्क्रमणीय फलन है अपना, पर पहले पता चले व्युत्क्रमणीय है या ये नहीं है, पर इस बात का भी एक बार क्लियर हो। तो जरा एक बार अब चेक करते हैं कि भाई ये जी ओ एफ निकाल के और एफ ओ जी निकाल के देखो क्या क्या वैल्यू आती है। मैंने बोला यदि जी ओ एफ एक्स के बराबर आता है तो सही है मामला, जी ओ एफ निकालो, तो इसका मान होता है ये जी ऑफ एफ एक्स, यही तो बताया था। तो एफ एक्स 4x प्लस 3, इस एफ एक्स वाली जगह क्या आ जाएगा 4x प्लस 3 ये आएगा। बोलो बात आ रही है, क्योंकि एफ एक्स का मान क्या है 4x प्लस 3 गिवन है, तो यहां से ये एफ एक्स की जगह क्या लिख दिया मैंने 4x प्लस 3। अब ये जी एक्स जैसा जी एक्स फलन बन गया, और जी एक्स ये यहाँ x जहां जहां ये x वाली जगह है ये x की जगह है, तो यहाँ x की जगह क्या है तो y माइनस सी है, कुछ ऐसा आ रहा है क्योंकि y के रूप में है, तो इसको जहां x वाली जगह यहाँ पे उठा के रख दो, रखो y की जगह ये रख दो, तो y 4x, हालांकि मैंने इसको जी एक्स की गलत है, जी वाई फंक्शन ही बनेगा, ये वाई के रूप में बन रहा है, तो ये जी वाई फलन बनेगा, है ना, तो ये जी वाई के रूप में आएगा कायदे से। लेकिन मैं आपको यहाँ वाई की जगह जी 4x प्लस 3 माइनस 3 बटे 4 यही तो लिखेंगे। जो x बराबर ये चीज आ रही है इसको अलग से लिख देता हूँ, ये क्या आया हमारा x बराबर वाई माइनस, ये x बराबर ये चीज आया, तो यही अपना फलन जब बनाएंगे तो जी वाई फलन बनेगा, तो y माइनस 3 बटे फंक्शन के रूप में ऐसे लिखा जाएगा, जी ऐसे नहीं लगा देंगे, मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि जब इधर से x से y की तरफ जाता है तो एफ एक्स लिखते हैं, तो y से x की तरफ जा रहा है तो इसको जी वाई लिखेंगे, ठीक है, तो ये जी वाई, अब ये y के रूप में, तो ये चीज आ रही है। हमने क्या लिखा, मेरे पास एफ एक्स ये था और यहाँ इस y की जगह क्या बैठा है ये बैठा है, इसको उठा के नहीं यहाँ रख दिया तो क्या आया माइनस से माइनस का था 4x बटे 4 अर्थात 4 से ये कट गया बराबर x। मैं क्या बोला जी ओ एफ का मान घूम फिर के इधर x आना चाहिए, तो इसका मतलब एफ ओ जी का मान भी y जाना चाहिए भाई। एफ ओ जी जब जी ओ एफ आइडेंटिटी ऑफ x आ रहा है मतलब x इधर है, इधर के सारे वैल्यूज आ रही हैं, तो फिर एफ ओ जी भी y आना चाहिए। देखो इसका टेक्निकल वे है ये हल करने का, बाकी तो यदि मैं इसको एक एक के अच्छा तक प्रूव कर दूं तो इसका व्युत्क्रमणीय संभव है और हम निकाल सकते हैं, और इसको चैलेंज नहीं कर सकता कि तरीका गलत है। लेकिन आपका इसमें मैथमेटिकल तरीका फलनों के संयोजन से दे रखा है, तो फलनों का संयोजन के तरीके से निकाल रहे हैं, तो जी ओ एफ एक्स आ गया, एफ ओ जी निकालेंगे तो ये वाई आना चाहिए, एफ ओ जी बराबर होता है एफ ऑफ जी एक्स, तो एफ, हाँ अब यहाँ जी एक्स नहीं है क्योंकि जी वाई है, फलन वाई से चल रहा है जी वाई, तो जी वाई क्या है वाई माइनस 3/4 ऐसा लिखा हुआ भी इसमें, तो ये x वाली जगह बैठा है एफ एक्स में, एफ एक्स वाली जगह ये चीज बैठी है, तो जहां x वाली जगह ये चीज बैठी है तो जहां x होगा वहां ये बैठा देंगे, तो 4 इंटू एक्स, तो ये और x वाली जगह ये चीज बैठी है y माइनस 3/4 प्लस 3, तो 4 का अंदर गुणा करें, क्या मैंने सही लिखा है, x वाली जगह यही है, ठीक है,
तो इस 4 को एलसीएम लेंगे, ब्रैकेट हल करते हैं पहले से ही। तो 4 y माइनस 3 प्लस 4 एलसीएम लेंगे, 4 दिया 12 बटे 4, ऐसे लिखा जाएगा। इसको हल करेंगे तो ध्यान करो ऐसे ही लिखा जाएगा, क्योंकि मैंने एलसीएम ले लिया। उसको मिस्टेक की है, 12 नहीं आना चाहिए कम से कम। मैंने क्या गड़बड़ कर दिया भाई इसमें, मैंने क्या गड़बड़ कर दी। y माइनस 3 अपॉन 4 सही है। तो एक्चुअल में y माइनस 3 अपॉन 4 x की जगह y माइनस 3 अपॉन 4 लिखा है, 4x प्लस 3 गलत देख लो, क्योंकि 4x ही है केवल, 3 तो अलग से जुड़ रहा है इसलिए गड़बड़ हो गई। 4x प्लस 3, इस 4 का गुणा केवल किस में हो रहा है, x में। 3 तो अलग पड़ा है, मैं जबरदस्ती उसको उसमें ऐड कर दिया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ हो रही है। 4 से 4 कटा। अब देखेंगे y माइनस 3 और प्लस 3, तो ये 3 से 3 कट गया और वापस वैल्यू आ गई y। तो मतलब FOG y के बराबर आ रहा है, GOF x के बराबर आ रहा है। इसका मतलब जो GOF है ये तो बराबर है आइडेंटिटी ऑफ x, XY आइडेंटिटी आ रही है, और FOG ये आइडेंटिटी ऑफ y। y आने का मतलब आपको पता है ना, देखो हम क्या बोलते हैं, इनको तो x कहते हैं, इनको y कहते हैं। समझो जरा आइडेंटिटी क्या बता रहे हैं सबसे, जरा इसको समझें एक बार। तो ये x का मतलब यहाँ कोई अंदर x नहीं पड़ा, इस पूरे डब्बे के मान को x कहा जा रहा है। इस पूरे डब्बे में जितने पड़े हैं मालटाल वो सारा x है, और इस डब्बे के अंदर जो जो पड़े हैं वो सारा मालटाल y है। तो मतलब ये तो x की आइडेंटिटी है और ये सब y की आइडेंटिटी है। तो जब GOF निकाला तो मैंने x आके दे रहा है, इसका मतलब ये सारे वैल्यूज आ रहे हैं, और जब FOG निकाल के दे रहा हूं तो वापस से ये y के सारे मान आ रहे हैं। इन्हीं को आइडेंटिटी ऑफ x एंड आइडेंटिटी ऑफ y बोला जाएगा। तो जब GOF IX आए और FOG IY आए, उसी स्थिति में हम कहेंगे ये एक व्युत्क्रमणीय फलन है, व्युत्क्रमणीय फलन है। बोलो बात समझ आई। अब एक चीज और पूछी थी भैया, इसका व्युत्क्रम फलन बताओ। तो जो GY आया है, मैंने बताया GY है, दरअसल ये ही उसका व्युत्क्रम फलन, क्योंकि इधर से इधर जो fx था, इधर से इधर जो फलन बनेगा वो उसका व्युत्क्रम फलन होगा, और व्युत्क्रम फलन ये है। ठीक है, ये उदाहरण नंबर 17